क्लास 12th हिंदी के गद्य साहित्य के विकास की पूरी जो रचनाएं हैं उनका निचोड़ आपको हमारे चैनल के द्वारा जो है दिया जा रहा है। हर एक चीज़ की जानकारी विथ कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी को समझाई जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत के जो 10 नंबर हैं वो पूरा आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और कम मेहनत के साथ आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और ये सारी वीडियोज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में क्रम वाइज क्रम शुरू से जो है जितना गद्य और पद्य का रहेगा वो क्रम वाइज क्रम आपको मिल जाएगा। उसके आगे भी हिंदी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर भारतेंदु युगीन गद्य की। ठीक, भारतेंदु युगीन गद्य को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पुनर्जागरण काल। तो मैं ये बताऊंगा कि इस युग को हम भारतेंदु युगीन गद्य क्यों कहते हैं, और यह भी मैं आप सभी को बताऊंगा पुनर्जागरण काल इसे क्यों कहते हैं। इसको जानने से पहले आप जरा यहाँ पर देखिए काल क्रम। काल क्रम का मतलब यह जो युग है कब से कब तक चला था। तो वर्ष 1868 से 1900 तक ये आपका युग चला है, या 1900 से थोड़ा आगे भी मान सकते हैं कि युग चला है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, और 1900 से थोड़ा आगे भी मान सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है यहाँ से यहाँ तक ही अपने पूरे पीक पर था। कौन सा युग? भारतेंदु युगीन गद्य वाला। ठीक, अब देखिए आपका 1868 और 1900 ईस्वी की अगर बात करें तो भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। अगर भारत में अंग्रेजों का शासन था यानी भारत जो था वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से जूझ रहा था और यहाँ के लोग जो है सोए हुए थे, तो उनको लेखक अपनी रचनाओं से जगाने का कार्य किए थे। इसीलिए इस काल का नाम हम जो है एक और नाम दे सकते हैं, पुनर्जागरण काल। ये बात ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसी रचनाएं लिखी गई हैं जो मतलब कि लोगों में चेतना का भाव उत्पन्न करे, उनको जागरूक करने की मतलब कि भाव उत्पन्न करे, इसलिए इस काल का नाम पुनर्जागरण काल भी रखा गया। तो ये काल जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से है, इसलिए भारतेंदु युगीन गद्य बोला जाएगा। और चूंकि यहाँ पर जो है लोगों को जगाने के लिए रचनाएं की गई, इसलिए यह पुनर्जागरण काल बोला जाएगा। इसका वर्ष जो है 1868 से 1900 तक माना जाएगा। सहयोगी लेखकों की बात करें तो ये आपके 8 नाम यहाँ पर हैं, एक नीचे वो भी अभी आपको दिखा रहा हूँ। 8 सहयोगी लेखक हैं, आप इसको पूरा रट लीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए। पहला नाम बालकृष्ण भट्ट, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा श्रीनिवास दास, चौथा राधाचरण गोस्वामी, पांचवा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अगला जगमोहन ठाकुर, अगला राधा कृष्ण दास, अगला किशोरीलाल गोस्वामी। तो कुछ लोग कहेंगे किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932 हो गया और यहाँ पर 1900 ही है। तो मैं आप सभी को बताऊं कि 1865 यानी यहाँ पर ये इस वाले युग में ये किशोरीलाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके बाद इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो अगर भारतेंदु युग में जन्म ले लिया तो भारतेंदु युग के आगे वो जिएगा ही नहीं, ये थोड़ी होता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि इनकी ज़्यादा रचनाएं, इनके ज़्यादा कार्य भारतेंदु युग में है, इसलिए इनको इस युग का लेखक या सहयोगी लेखक मानते हैं। ठीक, ये पूरे नाम आप पहले याद कर लीजिए, यानी इस युग में जो रचनाएं होंगी या फिर जो रचनाकार होंगे वो यही होंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब इस युग की रचनाएं कैसी हो सकती हैं और उस रचनाओं को मतलब लोगों तक पहुंचाने का साधन क्या हो सकता है? तो पत्र पत्रिकाएं छापकर लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, यानी इस युग में महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिकाएं संपादित की गई हैं। तो यहाँ पर जो आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पत्रिका मतलब कि के संपादक का नाम लिखिए, तो पत्रिकाएं इसीलिए संपादित की जाती थी क्योंकि अगर लोगों तक अपनी बात को लेखक कहना चाहेगा तो किसके माध्यम से कहना चाहेगा? पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से कहना चाहेगा, इसलिए इस युग में पत्र और पत्रिकाएं लिखी गई। उसके बाद यहाँ इस युग में उपन्यास लिखे गए और जो है नाटक लिखे गए। यानी हम इस युग के अब आगे पत्र पत्रिकाओं के बारे में समझेंगे, उपन्यासकारों के बारे में समझेंगे, नाटक और नाटककारों के बारे में समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे इसकी विशेषताएं। और ध्यान दीजिए, जो भी रचना होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि वो इसी युग की क्यों है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न आया और आपको याद कर रहे हो और आपसे याद ही नहीं हो पा रहा है, तो मैं बताऊंगा कि एक ट्रिक बताऊंगा, उसी तरह से आप पहचानेंगे तो आपका वहाँ पर काम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या कर रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पर प्रमुख पत्र पत्रिकाओं को पहले यहाँ पर आप सभी को मैं समझा देता हूँ। ठीक, तो देखिए हमारे पास आ गई हैं इस युग की प्रमुख पत्रिकाएं एवं उनके संपादक। तो देखिए ये जो पत्रिकाएं लिखने वाले हैं वो 4 नाम विशेष हैं यहाँ पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र,
जो कि जिनके युग के नाम से चल रहा है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये हमारे पास 4 नाम हैं जिन्होंने पत्र पत्रिकाएं संपादित किए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काफ़ी पत्रिकाएं थी, रट लीजिए, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी। देखिए हरिश्चंद्र इसमें लिखा है, यानी इसकी रचनाकार तो हरिश्चंद्र रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद कवि वचन सुधा बहुत बार पूछा गया है और बाला बोधनी भी बहुत बार पूछा गया। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पत्र पत्रिकाएं हैं। आपके एग्जाम में आता है ब्राह्मण पत्रिका के मतलब कि संपादक का नाम प्रताप नारायण मिश्र। क्या नाम है? प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। मैं ज़्यादातर हिंदी के टीचरों को अगर देखता हूं तो उनका नाम बालकृष्ण से रिलेटेड होता है, इसलिए याद कर लीजिएगा कि हिंदी प्रदीप के रचनाकार जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। और आनंद कादिबिनी के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इस तरह से इस युग की जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो ये हैं और इनके रचनाकार ये हैं। हमने याद करने का तरीका भी आप सभी को बताया, आप याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसी युग में प्रमुख नाटक और नाटककारों की बात हम करते हैं। ठीक, इस युग के प्रमुख नाटक और नाटककारों की बात करते हैं। तो देखिए जो नाटककार हैं वो गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये हैं, इनका नाटक है नहुस, और ये पूरे हिंदी गद्य का प्रथम नाटक माना जाता है। नहुस पूरे हिंदी गद्य का प्रथम नाटक है और इसके रचनाकार जो हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो कि किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, मतलब भारतेंदु युग के लेखक। अब चूंकि इस युग का नाम भारतेंदु युग इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें ज़्यादा रचनाएं और ज़्यादा कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा देखने को मिलता है और उन्हीं की देखरेख में मतलब कि बहुत सारे मतलब कि लेखकों ने काम किया है, उन्हीं की देखरेख में बहुत सारे लेखकों ने इसमें अपना रोल मतलब दिया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पत्र पत्रिका की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ पर अगर हम नाटक की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नाटक ज़्यादा हैं। ठीक, नील देवी किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा, अब देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारत दुर्दशा इसी युग की क्यों रचना हो गया, कि इसी युग की क्यों नाटक मतलब कि माना जाएगा? क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और भारत की एकदम दुर्दशा हो चुकी थी, इसलिए प्रेरित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह रचना किया। फिर चंद्रावली, फिर विशस्य विषमोधम, ये भी रचना जो है नाटक जो है बहुत प्रसिद्ध नाटक है, किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फिर वैदेही हिंसा ना भवती, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रमुख नाटक और है। फिर प्रताप नारायण मिश्र जी इसमें लिखते हैं काली कौतुक। प्रताप नारायण मिश्र क्या लिखते हैं? काली कौतुक। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट ने 2 बहुत महत्वपूर्ण नाटक लिखा, कलिराज की सभा और रेल का विकट खेल। अब रेल के विकट खेल का मतलब क्या हुआ? इस समय जो युग चल रहा था इसमें रेलवे में जो था वो घुस की लेन देन होने लगी थी, तो ये खेल हो गया, तो रेल का विकट खेल। अब भारत की दुर्दशा इसीलिए तो है ना, इसीलिए तो लोगों को जगाना पड़ेगा ना, तभी तो इसका नाम पुनर्जागरण काल पड़ा था। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। फिर एक और है रणधीर प्रेम मोहिनी, ये लाला श्रीनिवास दास की जो है आपका नाटक है। तो ये प्रमुख नाटक और नाटककार यहाँ पर हैं, ये आप ऐसे याद करिए कि प्रमुख नाटककार हैं और इनके ये नाटक हैं। ठीक, और किस युग में है? भारतेंदु युग में है। ठीक, आगे चलते हैं। अब प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकारों की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। किस युग में? भारतेंदु युग में। ठीक, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारा जो प्रमुख अगर उपन्यास की बात करें तो 3 मतलब के उपन्यासकार हैं, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास और बालकृष्ण भट्ट। लाला श्रीनिवास दास ने कौन सा उपन्यास लिखा? परीक्षा गुरु, प्रथम उपन्यास। प्रथम नाटक जो है आपका नहुस है और प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है, ये बात आप विशेषतः ध्यान देंगे। फिर राधा कृष्ण दास ने क्या लिखा? निसहाय हिंदू। अब आप देखिए भारत की दुर्दशा है तो जो हिंदू है वो क्या है? निसहाय है, इसलिए रचना क्या यहाँ पर जो लिखी गई है वो क्या है? निसहाय हिंदू। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट की जो उपन्यास है 100 अजान एक सुजान नूतन ब्रह्मचारी। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है और नूतन ब्रह्मचारी भी जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो इस तरह से ये प्रमुख उपन्यास हो गए। अब इसकी विशेषता क्या होगी? मैं जाहिर सी बात है विशेषता में वही चीज़ें आप सभी को समझाऊंगा जो इसमें विशेष होगा। राष्ट्रीय चेतना मतलब लोगों को राष्ट्र के प्रति चेतना मतलब चेतनशील बनाना, जगाना, इसलिए इसकी प्रमुख विशेषता में आएगा राष्ट्रीय चेतना। दूसरा प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, यानी प्राचीन चीज़ों का और नवीन चीज़ों का समावेश इस युग में जो है इस युग की रचनाओं में देखने को मिलती है।
सामाजिक जागरण, मैं बार बार बोल रहा हूँ लोगों को जगाना, सामाजिक जागरण, भक्ति भावना और प्रेम भावना से भी रिलेटेड यहाँ पर इस युग में रचनाएं की गई हैं और प्रकृति का वर्णन भी इस युग में देखने को मिलता है। तो आई होप कि एक और वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले युग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।